अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर ऑफ फिज़िक्स, ए पेपर जो है 12th क्लास का, दैट इज़ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। और इसमें ये 8 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और बोर्ड एग्जाम में तो है ही इंपॉर्टेंट। ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो कम से कम इसमें आएगा। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट का मतलब हुआ कि अगर करंट किसी वायर में फ्लो हो रही है या कंडक्टर में फ्लो हो रही है तो उसके अराउंड प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे रजिस्टर में करंट फ्लो होगी तो प्रोड्यूस होती है हीट, दैट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये पहली बार देखा था ऑरस्टेड ने, किसी हद तक एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हुआ था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ऑरस्टेड ने किया क्या था, उसको हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो ऑरस्टेड एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ काम कर रहा था, तो आसपास कहीं पे कंपास नीडल रखी थी। कंपास नीडल आपको पता होना चाहिए, मैग्नेटिक कंपास जो होता है उसमें मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, उसके पास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है और मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। तो ऑरस्टेड ने क्या देखा कि जब हम सर्किट में करंट को ऑन करते हैं, व्हेन करंट इज फ्लोइंग, करंट जब फ्लो होती है तो कंपास नीडल जो होती है, कंपास में जो नीडल लगी होती है मैग्नेटिक नीडल, वो दिखाती है डिफ्लेक्शन, दैट शोज डिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर करंट ऑफ हुई तो डिफ्लेक्शन भी ऑफ, पहला पॉइंट। तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन तभी होगी जब करंट होगी, इसका मतलब डिफ्लेक्शन तभी होगी जब इसके पास अराउंड होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब करंट जो वायर में फ्लो होगी उसने प्रोड्यूस किया होगा मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा उसने देखा कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, डायरेक्शन इज रिवर्सड, डिफ्लेक्शन इज रिवर्सड। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे कंडक्टर में, सर्किट में, यानी कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रखेंगे और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो उसने देखा कि कंपास नीडल जो इसके आसपास रखी होती है उसमें डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। यानी कि नीडल अगर पहले मान लो लेफ्ट घूम रही थी, अब वो राइट घूमेगी, तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन रिवर्स हुई। तो जब ये करंट डायरेक्शन ऑफ करंट वायर में चेंज होती है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, डायरेक्शन वाइज चेंज होता है, डायरेक्शन अपनी रिवर्स करता है। ठीक है। थर्ड उसने देखा कि अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगी, यानी कि करंट अगर ज़्यादा होगी तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी ज़्यादा होगी। तो नटशल में बताएंगे हम ऑरस्टर्स एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। करंट अगर होगी तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होगी, करंट अगर रिवर्स करेंगे तो कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। करंट अगर बढ़ाएंगे डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, एंड करंट अगर कम करेंगे तो डिफ्लेक्शन कम होगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इन तीनों पॉइंट्स को देख के हम ये बता सकते हैं कि कोई भी करंट जब वायर में फ्लो होती है तो वो अपने अराउंड प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए होती है, पर्टिकुलर होती है। यानी कि अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, और अगर करंट वायर में बढ़ गई मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा उसके अराउंड जो होगा, और करंट अगर कम हुई तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो ये है ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट इन नटशल। ठीक है। तो कहने का मतलब ये ऑरस्टेड ने ये बताया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, उसका फॉर्मूला निकालने के लिए बायोट और सावर्ट ने काम किया मिलके, और उन्होंने एक लॉ दिया, दैट इज फेमस लॉ, दैट इज कॉल्ड एज बायोट सावर्ट्स लॉ। तो वो हम डिस्कस करेंगे। बायोट सावर्ट्स लॉ। और बायोट सावर्ट्स लॉ डिस्कस करने से पहले हमें एक और टर्म डिस्कस करनी है, दैट इज कॉल्ड एज करंट एलिमेंट। ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफरेंट कंडक्टर्स लेंगे। मान लो ये एक वायर है हमारे पास, दिस इज अ वायर, यहाँ से मैं डॉटेड बना रहा हूँ इसको। डॉटेड मीन्स ये इनफाइनाइट वायर, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इट इज़ इनफाइनाइट वायर। ठीक है। अगर सपोज वायर इस शेप की है, कंडक्टर इस शेप का भी है, शेप का भी हो सकता है, या सर्कुलर कंडक्टर भी हो सकता है, या एक स्क्वायर टाइप कंडक्टर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर टाइप भी हो सकता है। मान लो ये वायर्स है,
ठीक है। तो अगर मैं इस वायर के छोटे छोटे टुकड़े करूँगा, छोटे छोटे, इसकी कुछ लेंथ होगी। अगर हम इसके बहुत छोटे टुकड़े करेंगे, यानी कि मैं इसका छोटा सा एक टुकड़ा निकाल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज ए लेंथ एलिमेंट, यानी कि स्मॉल, वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड एज लेंथ एलिमेंट। ठीक है। अगर आप इस वायर का भी कहीं पे भी आप यहाँ पे ले लो, ये लेंथ एलिमेंट होगा। यानी कि ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये लगभग लगभग स्ट्रेट है। ठीक है। आप इसका ले लो सर्कुलर वायर का, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एलिमेंट, ये भी स्ट्रेट है। इसमें भी आप कहीं पे भी एलिमेंट ले लो, छोटा सा, इनफाइनाइटली स्मॉल। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कंडक्टर वायर किसी भी शेप की हो तो लेंथ एलिमेंट जो है वो ऑलवेज स्ट्रेट होता है। ये इतना छोटा होता है कि ये स्ट्रेट ही होगा। अब अगर इसमें चल रही है करंट, अब अगर इसमें करंट चल रही है तो दिस एलिमेंट इज कॉल्ड एज करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट क्या होता है? करंट एलिमेंट मीन्स स्मॉल या इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट। यानी कि ये बहुत छोटा लेंथ एलिमेंट है कंडक्टर का जिसमें फ्लो होती है करंट, जिसमें फ्लो होती है करंट। ठीक है। तो यू नो दैट करंट इज डिनोटेड बाय आई एंड लेंथ एलिमेंट इज डिनोटेड बाय डीएल। ठीक है। तो जो करंट एलिमेंट है इट इज डिनोटेड बाय आई डी एल, आई मल्टीप्लाइड बाय डी एल। ठीक है। और इसके ऊपर भी आप वेक्टर भी डाल सकते हैं। तो आइडियल इज करंट एलिमेंट इन द वेक्टर फॉर्म, और इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज सेम एज दैट ऑफ करंट। जो करंट की डायरेक्शन होगी वही करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। तो एक पॉइंट आप याद रखोगे कि जो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा जिस भी शेप का होगा, ठीक है, उसमें अगर हम करंट एलिमेंट लेंगे दैट इज ऑलवेज स्ट्रेट इन शेप। ठीक है। तो जो बाइट सेवर्ट्स लॉ अप्लाई होता है दैट इज अप्लाइड ऑन करंट एलिमेंट्स, वो कंडक्टर पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, दैट इज अप्लाइड ऑन करंट एलिमेंट्स। ठीक है। तो अब हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे बाइट सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है ये। तो दिस इज बायोट सेवर्ट्स लॉ। ठीक है। क्या हम निकालेंगे इससे? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, या ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एलिमेंट। ठीक है। हम एक रैंडम करंट कंडक्टर ले रहे हैं, मान लो एक रैंडम कंडक्टर है सी एक्स वाई, कोई भी शेप का, जनरली हम इसी तरह से ले रहे हैं रैंडम। इसमें करंट चल रही है नीचे से ऊपर, यानी कि एक्स से वाई। ठीक है। तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। हम इसके अराउंड एक पॉइंट चूज कर रहे हैं, मान लो पी, यहां पे लिया पॉइंट पी। ठीक है। तो इसमें करंट चल रही है आई, तो यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट लिया दैट इज आई डी एल, ऐसे आइडियल, दिस इज करंट एलिमेंट। ठीक है। और यहाँ पे लिया पॉइंट पी, पी को ज्वाइन किया करंट एलिमेंट के साथ, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा आर कैप, इसका पोजीशन वेक्टर होगा आर कैप। यानी कि आपको जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मुझे करंट एलिमेंट का, मुझे पूरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना है, एक्स वाई का नहीं निकालना है, मुझे निकालना है इस छोटे से पोर्शन का, इस छोटे से करंट एलिमेंट का आइडियल का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे। ठीक है। और जहाँ पे निकालना, जिस पॉइंट पे निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर है आर, जो डीएल के साथ, जो आइडियल के साथ एंगल बना रहा है कितना, थीटा। तो बाइट सेवर्ट्स ने कहा, बायोट और सेवर्ट ने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे करंट एलिमेंट का होगा वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी। जैसे आप देखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई, या आप इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हो या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी कह सकते हो। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डिनोट होता है बी से, लेकिन वो होता पूरे कंडक्टर का, हम पूरे कंडक्टर का नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं करंट एलिमेंट का, तो उसको हम डिनोट करेंगे बाय डी बी, डी बी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये स्मॉल होगा क्योंकि करंट एलिमेंट स्मॉल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एलिमेंट दैट इज डी बी
is directly proportional to, according to Biot-Savart, is directly proportional to ideal current element, या आप ऐसे भी कह सकते हो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, तो ऑलरेडी ऑयरस्टेड ने बताया था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट डी एल, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ स्मॉलर एंगल, यानी कि डी एल और आर के बीच जो छोटा वाला एंगल होगा उसके साइन पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, यानी कि आप पॉइंट पी पे निकाल रहे हो, वो कितना दूर करंट एलिमेंट से है, आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट साइन ऑफ एंगल between current element and position vector of observation point and inversely proportional to the distance square of distance of observation point, ठीक है। तो दिस इज Biot-Savart's लॉ, ठीक है। अब अगर इसको इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे इक्वलिटी साइन आएगा, डी बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगता है उसको आप कैसे समझ सकते हो, जैसे आप कूलम्स लॉ देखते हो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम्स लॉ होता था वहाँ पे हम क्या लिखते थे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड पे 1/4πε0, जब हम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वहाँ पे आ रहा था 1/4πε0। 4π यहाँ पे भी है कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है डिनोमिनेटर में 4π। अब एप्सिलॉन नॉट जो था वो था परमिएबिलिटी, सॉरी ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी। यहाँ पे है परमिएबिलिटी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो ये उल्टा चलता है। वहाँ पे परमिटिविटी डिनोमिनेटर में, यहाँ पे परमिएबिलिटी न्यूमरेटर में। एंड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज डिनोटेड बाय म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज डिनोटेड बाय म्यू नॉट, तो आएगा म्यू नॉट बाय 4π आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इन वैक्यूम, याद रखना। अब हमने यहाँ पे नॉट यूज़ किया, ठीक है, तो मीडियम होगा या एयर, या तो होगा ही नहीं वैक्यूम, ठीक है। तो म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का हो, वैक्यूम का हो या एयर का हो, ठीक है। तो म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसका वैल्यू क्या होता है, अब इसका जो वैल्यू होगा, एक्सपेरिमेंटली फाउंड वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज 4π इंटू 10⁻⁻⁷, 4π इंटू 10⁻⁻⁷, ये म्यू नॉट है। अब इसका यूनिट निकालना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है दैट इज टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, ठीक है। अब ये जो डी बी है यहाँ पे, इसका यूनिट हो गया टेस्ला, ठीक है। ये आर स्क्वायर का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर इधर हो जाएगा इसके साथ क्रॉस, तो आएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब इधर देखो, ये है एम्पियर करंट और ये है डीएल, डीएल का यूनिट हो गया मीटर, डीएल इज लेंथ एलिमेंट, तो इसका भी यूनिट होगा मीटर, तो दिस इज एम्पियर मीटर। ये जब इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम्पियर मीटर, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम फिर से लिखेंगे, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, मीटर मीटर कैंसिल होगा तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब अगर वैक्यूम नहीं होगा, अगर वैक्यूम नहीं होगा तो उस सिचुएशन में यहाँ पे म्यू नॉट की जगह क्या आएगा, म्यू, जैसे वहाँ पे आता था एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन, तो यहाँ पे आएगा म्यू नॉट की जगह म्यू। उसको नहीं कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, उसको कहेंगे सिंपली परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, जो भी होगा, ठीक है। तो डी बी बराबर आया म्यू नॉट बाई 4π आइडियल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर,
ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और स्टेट ने बताया क्योंकि अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये रिवर्स करता है। ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे, सपोज अगर मैं ऐसे लिखूं डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, हम अगर लिखेंगे आई डी एल आर साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यानी कि मैंने न्यूमरेटर में भी आर मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी आर मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर आएगा डी एल आर, नीचे पहले से था आर स्क्वायर, अब नीचे आएगा आर क्यूब, आर क्यूब। तो डी बी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई बाहर, आई बाहर। अब इसको देखो डी एल आर साइन थीटा, जैसे ए बी साइन थीटा किसके बराबर होता है, ए बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे डी एल आर साइन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बाइट सवर्ट्स लॉ। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो बताओ अब डी बी जो है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, अब उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई तो नहीं बताएगा, ये स्केलर है, आई तो नहीं बताएगा, ये स्केलर है, आर क्यूब भी स्केलर है, तो कौन बताएगा, डी एल क्रॉस आर। तो जिधर की तरफ डी एल क्रॉस आर होगा, जो डायरेक्शन डी एल क्रॉस आर वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन होगी डी बी की। ठीक है, तो आपको डी एल क्रॉस आर की डायरेक्शन ढूंढनी है डायग्राम में। ठीक है, तो लास्ट ईयर आपने पढ़ा है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये डी एल वेक्टर है, डायग्राम में आप देख सकते हो ये डी एल वेक्टर है। ठीक है, और ये है आर वेक्टर, ऐसे ये डी एल वेक्टर, ये आर वेक्टर। ठीक है, आपको क्या करना है, हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, डी एल क्रॉस आर निकालना है तो राइट हैंड रखना है डी एल पे, राइट हैंड रखा डी एल पे ऐसे। ठीक है, फिंगर्स को कर्ल करना है आर वेक्टर की तरफ, यानी कि राइट हैंड को रखा डी एल पे, फिंगर्स को कर्ल करना है इधर की तरफ, आर वेक्टर की तरफ। तो ज़रूरी बात है कि थंब कहाँ जाएगा, नीचे, थंब नीचे जाएगा, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब अगर नीचे जाएगा तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड्स। अब अगर करंट फ्लो हो रही होती वाई से एक्स की तरफ, ऊपर से नीचे, तो उस सिचुएशन में डीएल ऐसे होता, डीएल नीचे होता करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, आर ये होता। ठीक है, तो अब अगर आपको राइट हैंड रखना होगा डीएल पे, ये आपको समझना अच्छे से। अब अगर आप राइट हैंड डीएल पे रखोगे, फिंगर्स को कर्ल करोगे यहाँ से ऐसे, फिंगर्स को कर्ल करोगे आर वेक्टर की तरफ यहाँ से ऐसे, इन दिस डायरेक्शन, तो अब थंब कहाँ रहेगा, ऊपर। तो नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी अपवर्ड्स, पहले क्या था, डाउनवर्ड्स। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हुई, रिवर्स। तो कहने का मतलब ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा डी एल क्रॉस आर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing dl वेक्टर एंड आर वेक्टर, यानी कि जिस प्लेन में dl वेक्टर है और आर वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसी प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब सवाल है ऊपर या नीचे, तो हमारी डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले क्या आया, इनवर्ड्स, इनवर्ड्स।
वर्ड्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज पर बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब इसको थोड़ा सा अगर आप देखोगे विजुअलाइज करना मुश्किल है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ। आपको निकालना है डी एल क्रॉस आर की डायरेक्शन, तो राइट हैंड रखना है पहले वेक्टर पे। पहला वेक्टर कौन सा, डी एल। फिर फिंगर्स को कर्ल करना है दूसरे वेक्टर की तरफ आर की, लेकिन थंब खड़ा होना चाहिए। और कर्ल की डायरेक्शन होगी स्मॉलर एंगल, तो जिधर थंब होगा वही होगी डायरेक्शन ऑफ डी एल क्रॉस आर, और वही होगी डायरेक्शन ऑफ डी बी। इससे ज़्यादा छोटा सा तरीका क्या है, सिंपल तरीका क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन याद रखने का तरीका, वो ये है कि जो थंब है, थंब ऑफ राइट हैंड, थंब ऑफ राइट हैंड ये रखोगे आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब रखोगे आप राइट हैंड का इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझने वाली है। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल याद नहीं रखना है, ये वाला रूल याद रखना है, तो थंब ऑफ राइट हैंड किधर, किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। मान लो करंट ऐसे है, करंट नीचे से ऊपर जा रही है, तो थंब जाएगा नीचे से ऊपर। आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, यहाँ पे। तो थंब जब ऊपर गया, थंब ऊपर गया, बताओ यहाँ पे पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे जो फिंगर्स होंगे वो कहाँ जाएंगी, इनवर्ड्स, इनवर्ड्स। अगर इधर होता पी या क्यू, तो इधर होता आउटवर्ड्स, इधर होता इनवर्ड्स। ये घुमाना है, इसके अराउंड घुमाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो थंब रखना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इफ यू पुट द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप ऐसे भी रख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड याद रख सकते हो। लेकिन ये बात याद रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट रूल इज बेसिक रूल, ठीक है। तो ये जो हम देखते हैं, ये राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, बाकी चीज़, राइट हैंड थंब रूल, इट इज़ जस्ट फॉर रिमेंबरिंग ए पर्टिकुलर फैक्ट, ठीक है। ये कोई लॉ नहीं है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट रूल इज़ बेसिक, ठीक है। तो अगर आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है तो तब आप यूज़ कर सकते हो राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड का थंब होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इससे एंड होगा बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब इसकी एप्लीकेशंस हैं जो आपके सिलेबस में, वो दो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग या कॉइल, तो वो हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।